देखिए, जैसा आपने अभी शुरुआत में कहा कि किसी भी क्रिएटिव व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी बात जो है वो पैसे से ज़्यादा होती है, वो जो सम्मान मिलता है, वो जो प्रेम मिलता है, वो जो तालियाँ मिलती हैं। हाँ, जिस फ़िल्म का आपने ज़िक्र किया हप्पन सांग वाला, जो हमारी फ़िल्म कान्स में गई थी, हाँ, हाँ। मैंने उसमें एक गाना लिखा था कि हो लगा चेहरे पे पाउडर, उसकी 2 लाइनें हैं कि हो लगा चेहरे पे पाउडर, हुँ, तालियों का शोर हो, हुँ, मैं ये दुनिया हार जाऊँ, फिर अगर वो दौर हो। तो कलाकार ज़िंदा रहता है उन तालियों के लिए। हुँ, तो मेरी जो शुरुआत है उसके पीछे भी यही है कि जब मैं मतलब पूरी तरीके से गाँव में पला-बढ़ा हूँ और हाँ, उत्तर प्रदेश का एक गाँव है, अच्छा, वहाँ मेरा जन्म हुआ। अच्छा, तो मुझे हमेशा ये लगता था कि पैसा तो चलो बहुतों के पास होता है। हाँ, कुछ हाँ, ऐसा करें, मुकेश जी के गाने सुनते थे, रफ़ी साहब हुँ, के गाने सुनते थे हुँ, और जो फ़िल्में देखते थे, तो ये हाँ, लगता था कि लोग तो ये हैं, हाँ, भाई अपने कदमों के निशान छोड़ के गए हैं। तो हाँ, शायद वहाँ से ये शुरुआत हुई और फिर ये लगा कि किस फ़ील्ड में जाएँ। तो शुरू हुँ, मुझे लगता था कि मैं सिंगर बन जाऊँ। हाँ, हाँ, बट जहाँ मैं था वहाँ म्यूज़िक सीखने का कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा वो नहीं था। हुँ, और फिर उसके बाद हम क्योंकि गाज़ियाबाद शिफ्ट हो गए और गाज़ियाबाद जो है वो दिल्ली से बिल्कुल लगा हुआ शहर है। हाँ, तो हाँ, दिल्ली में थिएटर का एक बहुत अच्छा माहौल है। मुझे हुँ, लगता है कि भारतीय रंगमंच का दिल्ली जो है वो गढ़ है। दिल्ली में बहुत एनएसडी हाँ, वहाँ पर है, श्रीराम सेंटर वहाँ पर है, हाँ, हाँ, मतलब बहुत, बहुत सारी वहाँ पर वो हुँ, हैं। तो मैं इस तरीके से इस लाइन में आया हुँ, नाम की तलाश में। हुँ, और बस फिर वो सफ़र जैसे बाकी सब कलाकारों का होता हुँ, है, वो चलता गया। एक्टिंग मैंने वहाँ काफ़ी समय थिएटर किया हुँ, हुँ, दिल्ली में और हमारे अच्छे मतलब बहुत सम्मानित गुरुओं के साथ मुझे हुँ, रंगमंच में काम करने का मौका मिला। वहाँ बहुत सारे हमने सीरियल्स किए एज़ एन एक्टर, क्योंकि हुँ, दिल्ली में जो काफ़ी शोज़ उस समय बनते थे, तो हुँ। वो किए और फिर उसके बाद मैं मुंबई शिफ्ट हो गया। वैसे थिएटर्स के बारे में ये बहुत बोला जाता है कि वहाँ पे आपको उतना मौका नहीं मिलता रीटेक का। तो जो है वो उस समय आपको परफ़ॉर्म करना है और या तो नेगेटिव चीज़ या पॉज़िटिव चीज़ उसी समय मिल जाएगी ऑडियंस से। और जो जो रीटेक का मौका अपने को मूवीज़ में मिलता है वो वहाँ ऑप्शन नहीं है। और इसके अलावा भी चुनौतियाँ बहुत रहती हैं क्योंकि हम जिस समाज से पले-बड़े हैं, वहाँ पे हमेशा ये कहा जाता है कि आपको नियंत्रण में चीज़ें करनी हैं। आपको अगर अपने पाँव बढ़ाने भी हैं तो एक सीमा के पार नहीं जाना है। जी। ये बड़ा मुश्किल होता है एक क्रिएटिव इंसान के लिए क्योंकि क्रिएटिव इंसान के लिए कोई सीमा होती ही नहीं है। वो अपने पंख उस ऊँचाइयों तक उड़ाना चाहता है जिस ऊँचाइयों तक किसी ने दुनिया को देखा भी नहीं हो। तो ऐसे माहौल में भारत में रह के जहाँ पे चीज़ें बहुत रिज़र्व्ड है, बहुत कॉन्शियस रहना पड़ता है लोगों को। आपने कौन-कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा जो आज भी आप फ़क्र महसूस करते हैं अपने आप पे कि आपने उस कठिन दौर को से गुज़र के आगे बढ़े? देखिए, जो सबसे बड़ी चुनौती होती है, जो कठिनाई होती है, वो कह लीजिए कि ईश्वर की कृपा से मेरे जीवन में नहीं आई। वो हुँ, होता है घरवालों को मनाना। क्योंकि हाँ, जब आप गाँव में हैं, आपके हाँ, आस-पास लोग सेटल हो रहे हैं, आप एक अच्छे परिवार से आते हैं जहाँ आपके भाई-बांधव जितने भी हैं वो सब या तो बिज़नेस में या नौकरी में जा रहे हैं, और क्योंकि धन जो है, पैसा जो है, हाँ, वो हमारा पैमाना है किसी हाँ, व्यक्ति की सफलता को आँकने का। करेक्ट। तो उससे जब आप सोचते हो साहब मैं कलाकार बन जाऊँगा, हुँ, मैं हुँ, एक्टर बन जाऊँगा, हाँ, हाँ, मुंबई जाऊँगा मैं, हाँ, हाँ, तो अक्सर घरवालों की चिंता होती है। घरवाले भी गलत नहीं होते, वो हाँ, अपने हाँ, बच्चे को सेटल देखना चाहते हैं। सही बात। लेकिन मेरी किस्मत थी, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ हुँ, हुँ, कि मेरे पिताजी हुँ, पढ़े लिखे व्यक्ति थे, हुँ, टीचर थे वो, हुँ, हुँ, और गाँव में रहते हुए वो बहुत दूरदर्शी थे, या अच्छा, कह अच्छा। लीजिए वो बहुत ब्रॉड माइंडेड थे वो। हुँ, उन्होंने कभी कभी मुझे इस बात के लिए न रोका, हाँ, हाँ, न हतोत्साहित किया हाँ, कि हाँ, कहाँ जाओगे, क्या नाचने गाने का काम करोगे तुम। हुँ, हुँ, मैं जीवन के जिन पलों में कभी हताश भी हुआ, जब मुझे कभी लगा कि ऐसा कुछ हो नहीं रहा यार जो मैं सोचता था, क्योंकि हम हुँ, सबको लगता है कि हम जहाँ हाँ, पहुँचना हाँ, चाहते थे वहाँ नहीं हाँ, पहुँचे। हुँ, शायद किसी मोड़ पे शाहरुख खान साहब को भी लगता होगा, या जितने भी हाँ, हमारे कामयाब लोग हैं उनको भी लगता होगा। करेक्ट। तो उन्होंने हमेशा कहा कि अरे तुम क्यों परेशान होते हो? हुँ, हुँ, तुम ये सोचो कि तुम उस काम में हो जिसमें तुम्हारे पूरे इलाके में कोई नहीं है। हाँ, तो हाँ, ये बात बड़ा प्राउड फीलिंग देती थी। हुँ, मुश्किलें जो थी वो दूसरी तरह की थी कि जब आप प्योर गाँव से आते हैं और हाँ, दिल्ली जैसे बड़े शहर में आते हैं, हुँ, तो आपके लिए एक मतलब अभी के बच्चों को पता नहीं कितना समझ में आएगा नहीं आएगा, एक लिफ्ट में चलना भी आपके लिए समझ में नहीं आता है, क्योंकि गाँव में आपने कौन-सा लिफ्ट देखी होती है हाँ, कि करेक्ट, ये चलती कैसे है? ऐसा है, इसमें हाँ। अगर आप चलते हैं तो क्या हुँ, इसमें पैसा देना पड़ता है? क्या कोई मना तो नहीं कर देगा? हुँ, 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 तो मुझे लगता है वो जो गाँव से शहर में शिफ्ट होने की जो चुनौतियाँ थी, हाँ, हाँ, वो थी।
और बाकी तो मुझे लगता है कि माता पिता का आशीर्वाद हमेशा रहा। मैं एक चीज़ यहाँ विशाल जी और कहना चाहता हूँ, दुनिया बहुत खूबसूरत है। हाँ। दुनिया, इतने प्यारे लोग हैं दुनिया में। लोग कहते हैं कि दुनिया बड़ी ख़राब है। मैं 19-20 साल की उम्र में घर से निकला था। हाँ। और निकला मतलब घर में तो आज भी हूँ, घर वालों के आशीर्वाद से ही हूँ जो भी हूँ। लेकिन मैं अपने ऐसे काम में था जिसमें मेरे घर वाले मुझे सलाह नहीं दे सकते थे, क्योंकि उन्हें खुद उस बारे में अंदाजा नहीं था। मुझे जो भी जीवन में मिला है उसमें मेरे बड़ों का आशीर्वाद है। और इस दुनिया, जिस दुनिया को हम खराब कहते हैं, उस दुनिया के इतने अजनबी लोगों का योगदान है, उनकी गाइडेंस। कुछ लोग बुरे भी मिले, कोई बात नहीं, आप रास्ते में चलते हैं तो कुछ कांटे भी मिलते हैं। हाँ। लेकिन हम फूलों का जिक्र ज्यादा करें तो बेहतर होगा। मुझे इस दुनिया में बहुत सपोर्ट मिला, आज भी मिलता है, और बस वैसे ही रास्ता बनता गया। तो आपने शुरुआत में जब आप बड़े हो रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, तो उस समय आपको रियलाइज हो गया था क्या कि आपको जीवन में क्या करना है? आप यकीन माने, मैं जिस पृष्ठभूमि से आता हूँ वहाँ पर 10वीं क्लास होने के बाद बच्चे सोचना शुरू कर देते हैं कि भाई यूपी पुलिस के फॉर्म निकले हैं या आर्मी का फॉर्म निकल रहा है। हाँ। मतलब वो सोचना शुरू कर देते हैं। मैंने जिंदगी में कभी आज तक किसी नौकरी के लिए, किसी दूसरे बिजनेस के लिए कोई अप्रोच ही नहीं किया। मैंने आज तक नौकरी का कोई फॉर्म नहीं भरा। अच्छा। मुझे 10th क्लास में मुझे लगने लगा था कि मैं एक्टर ही बनूंगा, और उसके लिए जो प्रयास वहाँ पर हो सकते थे उस स्तर पे जहाँ मैं रहता था वो हुए। और कहते हैं कि जब आप कोशिश करते हैं तो ईश्वर रास्ता देता है। उन्हीं दिनों पिताजी गांव छोड़ के गाजियाबाद आ गए। अच्छा। गाजियाबाद आए तो मेरे लिए बहुत आसान हो गया दिल्ली से जुड़ना। तो वो जो तमाम एफर्ट्स थे वो होते चले गए, और रास्ता जो था वो निकलता चला गया अपने आप। आपकी परिभाषा क्या है सक्सेस की? बहुत सिंपल सी परिभाषा है, सुकून में हैं क्या आप, खुश हैं क्या आप? मैं कई बार बोलता हूँ कि आई एम द रिचेस्ट पर्सन ऑफ मुंबई, आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑफ मुंबई। पूरी कोशिशों का, पूरी भाग दौड़ का, पूरी मार धाड़ का हम हासिल क्या चाहते हैं? क्या हम खुश हैं? हाँ, मैं खुश हूँ। आज मैं अगर विशाल जी के पॉडकास्ट में आके बैठा हूँ मैं तो भी खुश हूँ। मैं यहाँ न होता मैं तो भी खुश होता। मेरे लिए सक्सेस वो व्यक्ति है जो जिंदगी अपने ढंग से जी पा रहा है और खुश है। नाइस, अच्छी सोच है आपकी। आपकी सोच सुन के हमारी जो युवा पीढ़ी है वो भी बहुत सॉर्टेड हो जाएगी, क्योंकि आज का ज़माना ऐसा आ गया है जहाँ पे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, वैलिडेशन चाहिए। कोई अगर तारीफ़ नहीं करता, कोई लाइक नहीं करता, कमेंट नहीं करता तो लोग अपसेट हो जाते हैं। वो ज़माने में हम जी रहे हैं। और इसका कारण ये भी है कि हम बुक्स को छोड़ के फ़ोन के जीवन में तब्दील हो गया है। लोग ज़्यादातर फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, और इसका सबसे ज़्यादा हर्जाना बच्चों को उठाना पड़ रहा है, क्योंकि बच्चे तो कोमल होते हैं, उनके क्रिएटिव माइंड को एक्सप्लोर करने का मौका ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो एक लिमिट उस डिजिटल दुनिया को ही अपनी दुनिया समझ रहे हैं, जबकि दुनिया तो उसके बाहर है। तो जब आप इतनी चीज़ों को देखे, आपने अपने पिताजी के बारे में बोला कि वो इतने प्रोग्रेसिव थे, आपके हमेशा आपको सपोर्ट किया, तो ऐसी कोई चीज़ आपको लगती है कि आपको आपके पिताजी से मिली, या उनकी सीख अभी भी याद है कि वो आपको जीवन भर काम आया? विशाल जी, जो मिला या तो उनके आशीर्वाद से मिला या उनके जो दिशा निर्देश थे उनसे मिला। मेरा एक गीत था मतलब है वो भी, हम लोगों ने गीत बनाया था कि जब तक मैं पापा नहीं था बाबूजी आपको समझा नहीं था। ये यूट्यूब पर है गाना, और आलोकनाथ जी इसमें बाबूजी बने थे। Very nice. हमने लिखा और प्रोड्यूस किया था इस गाने को कि जब तक मैं पापा नहीं था बाबूजी आपको समझा नहीं था। बहती थी बर्फ के नीचे नदी, मैं मगर गहराई तक डूबा नहीं था। आपकी वो झिड़कियां बन गई मंजिलों की सीढ़ियां। तो माता पिता की जो झिड़कियां भी होती हैं ना, वो इतनी पवित्र और पावन होती हैं, दुनिया में शायद किसी दूसरे व्यक्ति की नहीं होती। तो पिताजी की दी हुई नसीहतें, हम खुशनसीब हैं, मैं ये बात ऑन स्क्रीन बोलता हूँ कि हमने अपने पापा से मार खाई है। हमारी वाली जो पीढ़ी है, अब क्या होता है, पिताजी की बात बोलते थे कि जो अपने माँ बाप से नहीं पीटा वो दुनिया से पिटता है। पिटने का मतलब ये हाथ से पीटना नहीं है। बच्चा जो है वो कच्ची मिट्टी जैसा होता है। जिस समय वो आकार लेना शुरू करता है, अगर उस समय आकार देने वाला बिजी हो, उसके पास समय ना हो, या उसके खुद के सांचे सही ना हो, तो वो कुछ भी गलत आकार ले लेगा। बट वो मिट्टी जब एक खूबसूरत मान लीजिए एक आकार ले लेती है, तो उस मिट्टी को याद आता है कि उन दिनों तो मुझको पता भी नहीं था कि मुझे ये आकार लेना है।
पर अगर मैंने गलत आकार ले लिया होता तो या तो मैं तोड़ दी गई होती, हाँ, या मैं कहीं गलत जगह फेंक दी गई होती। मेरा एक दोहा है कि कच्ची मिट्टी ले रही अगर गलत आकार, कच्ची मिट्टी ले रही अगर गलत आकार, मिट्टी नहीं कुम्हार है इसका जिम्मेदार। तो अगर हमने सही शेप भी ली है, अगर सच में आपको ऐसा लगता है या किसी को लगता है कि हमारी ज़िंदगी में, हमारे व्यक्तित्व में कुछ अच्छा है, तो उसका क्रेडिट भी जो है वो हमारे फादर, हमारी मदर या हमारे बड़ों को जाता है। करेक्ट। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, समझने वाली बात है, क्योंकि हम अपनी जीवन की भागादौड़ी में जो मूल चीज़ें हैं ना उससे बेखबर हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ आपने महसूस किया जो आपको अपने समय में अपनी परवरिश में नहीं मिला, जो आप जब आप पिता बने तो आपने उसमें आपने तब्दील लाई, आप चेंज लाए कि जो चीज़ें मुझे एज अ बच्चा नहीं मिला लेकिन मैं एज अ पिता वो बदलाव ज़रूर लाऊंगा। तो ये इस बारे में भी सोचते थे क्या आप? कोई किसी की कॉपी नहीं होता। हाँ। तो यकीनन जैसे मेरे पिता थे मैं वैसा पिता नहीं हूँ। उसका कारण यह है कि हमारे पिता जिस स्तर तक, एक बड़ी खूबसूरत बात है आनंद बख्शी जी ने कही थी एक बार, मैं इंटरव्यू करा था उनके बेटे का, कि जब हम पैदा हुए उसी दिन हमारे घर में एक पिता भी पैदा हुआ। उससे पहले वो पिता नहीं थे। करेक्ट। उससे पहले जिस दिन मेरे घर में मेरे बच्चे पैदा हुए, मैं पिता के तौर पे उस दिन पैदा हुआ। तो हम अपने बच्चों के साथ पिता होना सीखते हैं। ठीक है, सही है। हमारे फादर साहब जो उन्होंने किया उसमें अगर हमको कोई चीज ऐसी लगी कि ये ऐसे नहीं, ऐसे भी तो डील हो सकती थी, या ये वाली चीज पिताजी नहीं करते तो बेहतर था, तो मुझे लगता है कि हमने उतना थोड़ा बहुत किया। जैसे पता नहीं क्यों हमारी पीढ़ी के जो माता पिता थे उस समय, पता नहीं क्यों गले लगा के बहुत प्यार नहीं करते थे। अले मेरा बच्चा, अले मेरा बाबू, कभी नहीं करते थे। प्यार बहुत करते थे, हमारी खुशियों में बेइंतहा खुश होते थे। मेरा कोई सीरियल टेलीकास्ट होता था तो पिताजी ना खुद नहीं देखते थे, पूरे मोहल्ले, पूरी कॉलोनी को बता के आते थे, और ऐसे बताते कि रवि का शो आ रहा है डीडी पे, देख लीजिए, लगा लीजिए। फिर बोलते, फिर ऐसा शो करते, कोई बड़ी बात थोड़ा ही, मतलब घर में ऐसा शो करे कोई बड़ी बात थोड़ा ही। तो मुझे लगता है जब मैं मेरे बच्चों के साथ, मुझे लगता है प्यार क्यों नहीं करते थे, मतलब गले से लगा के चिपका के प्यार क्यों नहीं करते थे। मैं शायद अपने बच्चों को ऐसा करता हूँ। कभी कभी किसी बात पे नाराज होते थे तो कई दिन तक नाराज रहते थे, कई दिन तक, पर मैं उस पर उंगली नहीं उठाना चाहता, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो पिता हैं और पिता से बड़े तो हम कभी नहीं हो सकते। तो उन्होंने जो उस समय किया होगा वो हमसे बेहतर समझते थे। दूसरी बात, एक चीज और है, हमें इस बात की छूट देनी चाहिए कि हमारे माता पिता भी इंसान होते हैं। उनमें भी कुछ तो खामियां, हमारे पिता हैं पर इंसान भी तो हैं। तो हमें ये तय करना होता है कि हम अपने माता पिता की कमियों पे ध्यान दें, या जो उन्होंने हमारे लिए किया और जो उनके व्यक्तित्व में कुछ कमाल था हम उस पर ध्यान दें। इसीलिए हमारे, आप देखें तो सनातन में और हमारे उसमें शास्त्रों में भी माता पिता का जो स्थान है वो बहुत ऊंचा है। मतलब माँ का दर्जा तो हम भगवान से ऊपर मानते हैं और पिता को भी उसी स्थान पे रखा जाता है।